चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान के पार्ट 2 में भूगोल के में पहला अध्याय संसाधन एवं विकास में अध्ययन करेंगे। इसमें जो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत की मिट्टियों के बारे में दीर्घोत्तरीय भी बनता है और लघुत्तरीय भी बनता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ऐसा करके प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज हम भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो सामान्यतः जो मिट्टी है वो हमारे जीवन का आधार है। मिट्टी का जो निर्माण होता है वो शैलों के विखंडन से, शैलों के टूटने फूटने से मिट्टियों का निर्माण होता है। सामान्यतः भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रथम पर्वतीय मिट्टी, द्वितीय या दूसरी जलोढ़ या कांप मिट्टी, तीसरी काली या रेगुर मिट्टी, चौथी लाल व पीली मिट्टी, पांचवी लेटराइट मिट्टी और छठवीं मरुस्थलीय मिट्टी। चलिए इन मिट्टियों के बारे में जानेंगे कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, इनका विस्तार कहाँ और कितना है, इनका आर्थिक महत्व क्या है, इन मिट्टियों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो पहले प्रकार की मिट्टी है जिसको हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी का जो निर्माण होता है वो हिमालय पर्वत के दक्षिणी भूभाग पर आग्नेय शैलों के विखंडन से, आग्नेय शैलों के टूटने फूटने से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। इसे नवीन, पथरीली, दलदली या प्रविष्ट मिट्टी के नाम से भी इनको जाना जाता है या इनको कहते हैं। मिट्टी जो पर्वतीय मिट्टी है, इस मिट्टी में जो चाय की खेती है वो बहुत अच्छी प्रकार से की जाती है। नैनीताल, मंसूरी और चक्राता क्षेत्रों में चूने की अंश की प्रधानता होने के कारण इसमें चाय की जो खेती है बहुत अच्छे प्रकार से की जाती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, उत्तराखंड के नैनीताल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और असम की पहाड़ियों में ये मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छी प्रकार से की जाती है, इसलिए इस मिट्टी का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। जैसे हम जानते हैं कि चाय भारत में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है और निर्यात भी की जाती है, तो इस प्रकार से इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। पर्वतीय मिट्टी को हम चाय की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो आपकी मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ या कांप मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है उत्तर भारत में या उत्तर के जो मैदान है, इस उत्तर के मैदान में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, जो 3 अपवाह तंत्र हैं, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो बहाकर लाया गया जलोढ़ होता है, अवसाद होता है, उस अवसाद के जमा होने से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। भारत के पूरब के जो मैदान है, उस पूर्वी मैदान में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान में जो बहने वाली नदियां हैं, गोदावरी, महानदी
कृष्णा, कावेरी, इन नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गए जलोढ़क मैदान डेल्टाई क्षेत्रों में जो जमा करते हैं जल अवसाद, उसमें भी जलोढ़ मिट्टी ही होती है। तो जलोढ़ मिट्टी का यदि विस्तार देखा जाए तो देश के कुल क्षेत्रफल का 40% जो भाग है जलोढ़ मिट्टी के मैदानों से युक्त है, अर्थात 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है, ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसमें पोटाश, चूना, फास्फोरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। शुष्क प्रदेशों में यह क्षारीय अम्ल की अधिकता होने के कारण यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस मिट्टी में गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, गेहूं, चावल आदि की खेती की जाती, बड़े पैमाने पर की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो देश की 50% जनसंख्या का खाद्यान्न इसी मिट्टी से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो दूसरी मिट्टी है इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। अब हम तीसरी प्रकार की मिट्टी की चर्चा करेंगे। तीसरी प्रकार की मिट्टी है काली या रेगुल मिट्टी। काली या रेगुल मिट्टी का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले या ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावे से इसका मिट्टी का निर्माण होता है। जब वो लावा ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर जम जाता है और जमने के बाद जब सैलेड टूटती फूटती हैं तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा से इसका निर्माण होने के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। ये मिट्टी की जो विशेषताएं हैं, ये कोमल कणों से, छोटे छोटे कणों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। सूखने में अत्यंत कोमल होती है और जब ये सूख जाती है तो बहुत ही कठोर हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में यह मिट्टी सूखती है, दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के कारण ये इसमें ऑक्सीजन नीचे तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से इसमें पर्याप्त उपजाऊपन होता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय, दक्षिणी प्रायद्वीप में भागों में पाया जाता है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में इस मिट्टी का विस्तार है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी में कपास की बहुत अच्छी खेती होती है, इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के अतिरिक्त इसमें हम ज्वार, बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन भी पर्याप्त मात्रा में